नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत हैच व स्लेग चक्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रकाश संश्लेषण, हैच तथा स्लेग चक्र। इससे पूर्व की वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत केल्विन चक्र के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हैच तथा स्लेग चक्र केल्विन चक्र का है जो वैकल्पिक रूप है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्वांगीकरण के जो वैकल्पिक परिपथों के अंतर्गत हम पहले बताया था कि केल्विन चक्र, हैच तथा स्लैग चक्र और कैम चक्र, ये सब है जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के स्वांगीकरण के वैकल्पिक जो चक्र है। इसके अंतर्गत आज हम हैच तथा स्लैग चक्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस चक्र की जो खोज है वह कोर्टचैक, हार्ट तथा बर्र द्वारा 1965 में गन्ने की पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण के अपने अध्ययनों के दौरान की। इन्होंने देखा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रथम स्थायी उत्पाद जो कि एक 3 कार्बन युक्त फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, लेकिन इस गन्ने के पौधे में उन्होंने देखा कि प्रथम जो स्थायी उत्पाद है वो 3 कार्बन युक्त नहीं होकर के एक 4 कार्बन युक्त यौगिक है। बाद में हैच व स्लेक ने 1966 के अंदर इनके परिणामों की पुष्टि की और उन्होंने बताया कि गन्ने के पौधे में जो प्रथम स्थायी उत्पाद है वो 4 कार्बन युक्त है और इन्होंने इस 4 कार्बन युक्त पदार्थ के स्थिरीकरण के चक्र की खोज की, जिसे C4 चक्र कहते हैं, और उन्हीं के समान में इस का नाम हैच व स्लेग चक्र रखा गया। C4 पादप सामान्यतः पोएसी के कई सदस्य जैसे सैकरम ऑफिसिनेरम, जियामेज, सोरगम वल्गैर आदि के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। साइप्रसी कुल के सदस्यों के अंतर्गत साइप्रस की कई जातियां हैं, उन जातियों के अंतर्गत है जो ये हैच तथा स्लेग चक्र पाया जाता है। चिनोपोडेसी के सदस्य एट्रिप्लेक्स स्पीसीज, साल्सोला फोएटिडा, स्वेडा फ्रूटिकोस्टा आदि के अंतर्गत भी हमें C4 चक्र देखने को मिलता है। इसके अलावा एमेरेंथेसी, एस्ट्रेसी, यूफोर्बिएसी तथा जाइगोफिलेसी कुल के सदस्यों में भी C4 चक्र पाया जाता है। अब हम C4 चक्र की क्रियाविधि को समझने का प्रयास करते हैं। C4 पादपों में वैसे देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन केल्विन चक्र के द्वारा ही होता है, लेकिन इन पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर अर्थात प्रकाश संश्लेषण की दक्षता बढ़ाने के लिए इन्होंने एक विशिष्ट प्रकार का अनुकूलन हासिल कर रखा है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं के अंतर्गत संपन्न होती है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का कंपार्टमेंटाइजेशन किया गया है और इस चक्र का जो उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य है कि केल्विन चक्र हेतु CO2 की अधिक से अधिक अर्थात पर्याप्त सांद्रता को उपलब्ध करवाना, और यह कार्य है वो पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में एक 3 कार्बन युक्त यौगिक फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल, जिसे हम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा CO2 को ग्रहण करने का कार्य करता है तथा एक 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है एक अस्थिर यौगिक है जो तुरंत मेलेट और एस्पार्टेट में मेलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में परिवर्तित हो जाता है।
क्योंकि इस चक्र के अंतर्गत फॉस्फोएनोल पाइरुवेट CO2 को ग्रहण करके प्रथम जो स्थायी उत्पाद बनाता है उसको हम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए हम इस चक्र को C4 चक्र कहते हैं। वहीं केल्विन चक्र के अंतर्गत हमने देखा था कि रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट CO2 को ग्रहण करके 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसराइड जो कि एक 3 कार्बन युक्त उत्पाद बनाता है, इसलिए उसको C3 चक्र कहते हैं और इसको C4 चक्र कहते हैं। अब जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण हुआ है मेसोफिल सेल्स में, यह है जो मेसोफिल सेल्स के कोशिका ध्रुव में हुआ है। अब यहाँ से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड साइटोसोल के में स्थित क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत प्रवेश करता है और क्लोरोप्लास्ट में आप देखेंगे तो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है जो मेलेट डिहाइड्रोजन एंजाइम की उपस्थिति में मेलेट में कन्वर्ट होता है और मेलेट मेसोफिल सेल्स से बंडल शीथ सेल्स में प्रवेश करता है और बंडल शीथ सेल्स के अंतर्गत NADP मेलेट एंजाइम्स की उपस्थिति में मेलेट है जो NADP मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 और पाइरुवेट में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात मेलेट है जो का डी कार्बोक्सिलीकरण हो जाता है, मेलेट से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है और पाइरुवेट है जो निर्मित होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मेलेट के डी कार्बोक्सिलेशन द्वारा मुक्त हुई है, ये सामान्य केल्विन साइकिल के अंतर्गत इसका है जो स्वांगीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप है जो ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये CO2 है जो रुबिस्को एंजाइम्स के द्वारा ग्रहण की जाती है और रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में RUBP के द्वारा ग्रहण की जाती है और बाद में इससे है जो 3PGA का निर्माण होता है और वापस बाद में पुनः है जो सेम वही है RUBP का पुनः निर्माण होता है। तो यहाँ पर है जो RUBP द्वारा ग्रहण की जाती है, RUBP से 3PGA से पुनः है जो RUBP का उत्पादन हो जाता है, जो पुनः है जो वापस रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में CO2 ग्रहण करने के लिए उपलब्ध रहता है। पाइरुवेट इन बंडल शीथ सेल से पुनः है जो मेसोफिल सेल्स के हरित लोक में प्रवेश करता है, वहां पर ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ से पुनः है जो मेसोफिल सेल्स की कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाता है और वहां पर पुनः CO2 को ग्रहण करने के लिए उपलब्ध रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस C4 चक्र के अंतर्गत मेसोफिल सेल्स में 4 कार्बन युक्त यौगिक का निर्माण होता है, जिसे हम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं, जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है, इसलिए इसी को C4 चक्र कहते हैं, क्योंकि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है जो 4 कार्बन युक्त यौगिक होता है। तो मेसोफिल सेल्स में सिर्फ है जो कार्बन डाइऑक्साइड पाइरुवेट की उपस्थिति में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण संपन्न होता है। अन्य जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का वास्तव में जो फिक्सेशन होता है वो तो होता है बंडल शीथ सेल्स में केल्विन साइकिल के द्वारा, सामान्य केल्विन साइकिल के द्वारा। तो केल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल्स में होने के फलस्वरूप ये फायदा होता है कि यहाँ पर रुबिस्को जो कि केल्विन साइकिल के अंतर्गत CO2 ग्रही होता है, इस रुबिस्को के लिए ऑक्सीजन के साथ में कोई कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि रुबिस्को होता है दोनों CO2 और O2 के लिए बराबर है जो एफिनिटी रखता है। अगर ऑक्सीजन रुबिस्को के साथ जुड़ जाएगी तो फिर बाद में है जो CO2 को ग्रहण करने के लिए पर्याप्त मॉलिक्यूल्स उपलब्ध नहीं होंगे, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाएगी। इसी क्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए इन पौधों द्वारा अनुकूलन विकसित किया गया, जिसके फलस्वरूप इनमें 2 भिन्न प्रकार के क्लोरोप्लास्ट तथा क्लोरोप्लास्ट विविधता पाई जाती है। मेसोफिल सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो है जो उसके अंदर आपको ग्रेना भाग है जो कम विकसित होता है, इसके अंदर ग्रेना भाग अधिक विकसित होता है, साथ साथ इसमें PS1 और PS2 दोनों होते हैं, जबकि बंडल शीथ सेल्स के अंदर खाली PS1
1 होता है, PS सेकंड इसमें अनुपस्थित होता है। PS सेकंड के अनुपस्थित होने से जल के प्रकाशिक अपघटन के फलस्वरूप निर्मित होने वाली ऑक्सीजन है जो यहाँ पर नहीं मुक्त होती है, इसलिए रुबिस्को एंजाइम है CO2 को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण की दक्षता को बढ़ाता है। अब है C4 पादपों की संरचनात्मक विशेषता। C4 पादपों के अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनात्मक विशेषता पाई जाती है जो कि इन पौधों के अंतर्गत इनकी प्रकाश संश्लेषण के दर को बढ़ाती है, साथ साथ इन पौधों के अंदर ये विकसित किया गया विशिष्ट प्रकार का अनुकूलन है जो उन पौधों को विशिष्ट प्रकार की वातावरणीय परिस्थितियों में सर्वाइव करने के योग्य बनाता है। C4 पादपों की पत्तियों में पर्ण मध्य तक सामान्यतः हम सभी देखते हैं कि C4 एक बीज पत्री जो पौधे होते हैं उनके अंतर्गत पर्ण मध्य तक, खंभ तक और स्पंजी मड्डू तक में विभेदित नहीं होती है। उसी तरह से C4 पादपों में भी पर्ण मध्य तक है जो विभेदित नहीं होता है, और सुसावन फूल है उसके चारों ओर आप देखेंगे तो बंडल आच्छादित कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और बंडल आच्छादित कोशिकाएं इन सवन फूल है जाइलम और फ्लोएम के चारों ओर एक माला के आकार में व्यवस्थित रहती है। ये एक या एक से अधिक दो घेरे भी हो सकते हैं। और पत्तियों की जो इस प्रकार की जो आप व्यवस्था देख रहे हो जिसमें बंडल आच्छादित कोशिकाएं वास्कुलर बंडल को घेरे हुए हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। साथ ही साथ इन पौधों में पर्णमध्यतक कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय अवकाश अत्यंत छोटे होते हैं। C4 पादपों की पूल आच्छादित कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना का अभाव होता है, जबकि पर्णमध्यतक कोशिकाओं में सुविकसित ग्रेना उपस्थित होते हैं। इस प्रकार C4 पौधों में क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें द्विरूपता देखने को मिलती है। पर्णमध्यतक कोशिकाओं में हरित लवक सामान्य आकार के, जबकि पूल आच्छादित कोशिकाओं में ये हरित लवक काफी बड़े आकार के होते हैं तथा इनमें फोटोसिस्टम सेकंड है जो अनुपस्थित होता है इन बंडल आच्छादित कोशिकाओं में। पूल आच्छादित कोशिकाओं में राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज अर्थात रुबिस्को एंजाइम है जो पाया जाता है, जो कि CO2 को फिक्स करने में हेल्प करता है, जबकि पर्णमध्यतक के क्लोरोप्लास्ट में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज अर्थात पेप्को एंजाइम्स उपस्थित होता है, जो कि पाइरुवेट के साथ में CO2 को ग्रहण करवाने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये विशिष्ट प्रकार की जो संरचनात्मक विशिष्टता है, इसके फलस्वरूप इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दक्षता बढ़ जाती है, क्योंकि इनके अंतर्गत है जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का कंपार्टमेंटाइजेशन हो जाता है। अब देखते हैं कि C4 चक्र का जैविक महत्व क्या है। सबसे पहला है कि मरुद्भिद आवास के पौधों की ये महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा है कि जो C4 पादप है अत्यधिक कम CO2 सांद्रता व अत्यधिक तापमान पर रंध्रों के आंशिक बंद होने पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जारी रखते हैं, क्योंकि 10 ppm पर सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण इसमें जारी रखता है। ये है जो इनकी बहुत बड़ी एक विशिष्टता है। प्रकाशीय शोषण का अभाव होता है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की दर में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि हमने इसकी जो क्रेंज एनाटॉमी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसके अंतर्गत ये बताया गया था कि इनके अंदर दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एक पर्णमध्यतक के अंतर्गत एक होता है पूल आच्छादित कोशिकाओं में, पूल आच्छादित कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत PS सेकंड सिस्टम अनुपस्थित होता है, जिसके फलस्वरूप है जो ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं होता है प्रकाश जल के प्रकाशिक अपघटन के फलस्वरूप। इसलिए
इन पौधों में जो रुबिस्को एंजाइम होता है बंडल स्थित कोशिकाओं में, वो सिर्फ CO2 के साथ में क्रिया करता है, अतः प्रकाशीय शोषण का अभाव पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप इन पौधों की प्रकाश संश्लेषण की दक्षता बढ़ जाती है। C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर C3 पादपों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि C3 और C4 पादपों की तुलना करते हैं। तो तुलनात्मक रूप से हम देखें तो C3 पादप है, ये अत्यधिक व्यापक वितरित होते हैं, यानी भौगोलिक वितरण देखें तो सभी प्रकार के जलवायु के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। वहीं C4 पादप है, ये सामान्यतः उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अर्थात भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जहां अत्यधिक गर्मी होती है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। C3 पादपों के अंदर क्रेंज एनाटोमी का अभाव होता है, अर्थात इनके अंदर पर्णमध्युतक के अंतर्गत पर्णमध्युतक और बंडल आश्रित कोशिकाओं ऐसा कोई विभेदन देखने को नहीं मिलता है, जबकि C4 पादपों में क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है, अर्थात जो वास्कुलर बंडल होते हैं उनके साथ चारों ओर अरीय रूप में व्यवस्थित मोटी वलयाकार कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें हम बंडल आच्छादित कोशिकाएं कहते हैं, और इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्रेंज आंतरिकी कहते हैं। C3 पादपों में क्लोरोप्लास्ट एक ही प्रकार के होते हैं, जबकि C4 पादपों में क्लोरोप्लास्ट 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, पर्णमध्युतक कोशिकाएं और बंडल आच्छादित कोशिकाएं। तो मेसोफिल सेल्स होती है, उनके अंदर है जो क्लोरोप्लास्ट छोटे आकार के होते हैं, जबकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट बंडल आश्रित कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट बड़े आकार के होते हैं। C3 पादपों में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड दोनों उपस्थित होते हैं, जबकि C4 पादपों के अंदर मेसोफिल सेल्स के अंदर दोनों सिस्टम होते हैं, जबकि पूल आश्रित कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में PS सेकंड अनुपस्थित होता है। C3 पादपों में CO2 को ग्रहण करने वाला अर्थात ग्राही मॉलिक्यूल है जो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट होता है। वहीं C4 पादपों में CO2 ग्राही फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है। C3 पादपों में CO2 स्थिरीकरण का प्रथम जो स्थायी उत्पाद है वो 3 कार्बन युक्त फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। वहीं C4 पादपों में प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन युक्त ऑक्सिलो एसिटिक एसिड होता है, जो कि मेसोफिल सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंतर्गत निर्मित होता है। ऑक्सीजन का इसमें संदमक प्रभाव होता है, अर्थात इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, क्योंकि जो इसमें C3 पादपों में रुबिस्को एंजाइम जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्वांगीकरण में हेल्प करता है, तो रुबिस्को एंजाइम है जो CO2 और O2 के लिए दोनों के लिए बराबर है, जो एफिनिटीज रखता है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन इनहिबिटरी इफेक्ट शो करती है। जबकि C4 पादपों में ऑक्सीजन का इनहिबिटरी इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा कि इसके अंतर्गत जो केल्विन साइकिल है वो बंडल आश्रित कोशिकाओं में संपन्न होती है। बंडल आश्रित कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट में PS सेकंड सिस्टम है जो ग्रेना में PS सेकंड अनुपस्थित होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं होता है। CO2 प्रतिफल मान 50 से 150 ppm होता है, अर्थात इस सांद्रता के बीच में या इससे ऊपर है जो हमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चालू होती है। जबकि C4 पादपों में CO2 का प्रतिफल का मान 0 से 10 ppm है, अर्थात बहुत ही कम सांद्रता और रंध्रों के आंशिक बंद होने पर भी प्रकाश क्रिया चालू रहती है। सभी कोशिकाओं में कार्बन स्वांगीकरण है जो केल्विन चक्र के द्वारा होता है, जबकि पर्णमध्युतक में C4 चक्र के द्वारा होता है। वहीं बंडल आच्छादित कोशिकाओं में केल्विन चक्र के द्वारा होता है। C3 पादपों में ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण में 18 ATP अणुओं की आवश्यकता होती है। वहीं C4 पादपों में ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण में 30 ATP की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा व्यय के दृष्टि से हम देखें तो C4 चक्र काफी है जो एक्सपेंसिव होता है। धन्यवाद।